तो आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में अपने बच्चों से बात कर रहे हैं उनके सेकंड पेपर के विषय में, जो कि एक प्रैक्टिकल है और उसका पेपर टाइटल है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र कार्य परंपरा, फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज। और आप लोग अच्छी तरह से मालूम है कि जब मैं आज ये बात कर रहा हूँ तो उस दिन कर रहा हूँ जिस दिन इस पेपर को हमने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लिया है, समझा दिया है, पढ़ लिया है, इसके एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लिया है। और ये पेपर इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आगे चल कर के जो नए युग में रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं, शोध कार्य होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के जो मॉड्यूल्स डेवलप किए गए हैं, दुनिया में जो वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धतियाँ चल रही हैं उस पर और उसके तमाम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर इसमें सिलेबस में चीज़ें कही गई थी और उसके एक एक एस्पेक्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। चाहे वो साइंटिफिक मेथड हो, चाहे वो तथ्य मूल्य विवाद हो, तथ्य मूल्य द्वैधता हो, रिसर्च डिज़ाइन हो, रिसर्च के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तथ्य आधारित रिसर्च क्या है, परंपरागत अनुसंधान और आधुनिक अनुसंधान क्या है, उसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से कैसे रिसर्च के क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट आता है सोशल साइंसेज में। डेविड ईस्टन किस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद में आकर के तथ्य और मूल्य दोनों को संगत सीमा तक एक दूसरे से मिलाने की बात करता है। और उसके बाद आजकल दुनिया में किस प्रकार से फंडिंग एजेंसीज़ हैं जो सोशल साइंस के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देती हैं। और अगर आपका अनुसंधान कार्य या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी उनके मानक के अनुरूप है तो फिर वो उसके लिए वो फंड भी, फाइनेंस भी असिस्ट करती हैं, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस आधार पर जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर भी बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज़ हैं। आगे चल करके जब आप सीनियर क्लासेज में जाएंगे तो आप रिसर्च वर्क खुद भी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे, पोस्ट डॉक्टोरल करेंगे, कला निष्णात की डिग्री हासिल करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि इसको भी आप यूँ मत लीजिए कि हाँ सेकेंड ईयर में एक पेपर है और पेपर की तरह आई गई बात हो गई, बल्कि इसके नोट्स बना लीजिए, इसको समझ लीजिए। और इतना सरल है, बहुत कठिन नहीं है। आप एक बार अगर सीरियसली डूब करके इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में, जेहन में, आपके ब्लड में उतर जाएगा। और उतर जाएगा तो ये चीज़ हमेशा जब कभी चर्चा में होगी तो आप उसकी चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे और आपके हमेशा काम आएगी। आगे जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें पलट के पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च मैथडोलॉजी का कोर्स वर्क होता है यूनिवर्सिटी में। जब आप पीएचडी कोर्स में ज्वाइन करते हो, जो पीएचडी कोर्स में दाखिला होता है, तो आपको रिसर्च मैथडोलॉजी का एक पेपर पढ़ाया जाता है और उसमें यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि समस्या का चुनाव कैसे होता है, हाइपोथेसिस कैसे बनती है, रिसर्च डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है, अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, डाटा कलेक्शन क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है, डेटा कलेक्शन के साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं, उसमें प्रश्नावली क्या है, मतलब क्वेश्चनायर क्या है, शेड्यूल क्या है, और उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें इंटरव्यू क्या है, उसमें केस स्टडी क्या है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ाई जाती हैं दोबारा और उसकी परीक्षा भी देनी होती है। और अगर आप सोच के देखिए कि अभी आपको पढ़ाया गया और आप पढ़ के ठीक से अच्छे से कंफर्ट होकर के वहाँ जाइए तो आप तो वहाँ पर साइंसदान की तरह क्लास में बच्चे, मतलब आपको लगेगा कि जैसे हमें तो सब पढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है, रिवीजन करना है, रिवीजन कर लेंगे। और जब क्लास में आपको वहाँ पर भी जब क्लास में जाएंगे तो आपकी सहभागिता एक अलग प्रकार की होगी, क्योंकि आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा, आपको लगेगा कि हम तो सब कुछ पढ़ के आए हैं। तो उस दृष्टि से ये पेपर बड़ा महत्वपूर्ण है और शायद यही इरादा है सिलेबस बनाने और एनईपी के अंतर्गत आपको ये देने का कि ये बच्चे सेकेंड ईयर में ही रिसर्च जैसी चीज़ से परिचित हो, जाने की शोध क्या है और सामाजिक विज्ञान में शोध क्या है और सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक शोध कैसे संभव है, उसमें कैसे हम पैटर्न की तलाश करते हैं, कैसे पैटर्न के आधार पर हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच है या कॉन्शियस वाला अप्रोच है या तथ्य और मूल्य को कैसे हम एक संगत सीमा तक मिलाते हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। तो इन सब की विस्तार से चर्चा हुई है। उसके लिए जो आपको दिया गया है असाइनमेंट, वो असाइनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका क्या होता है, एग्ज़ाम ये भी वैसे ही होता है, 75 नंबर प्लस 25 नंबर, 25 इंटरनल है और इंटरनल उसी प्रकार से उतने ही कंपोनेंट के आधार पर आपकी डेली बेस की रूटीन एक्टिविटीज़ के आधार पर आपका असेसमेंट आपके टीचर द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसमें असाइनमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कभी कभी किसी टॉपिक पर आपका प्रेजेंटेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, उस पर आपकी रेटिंग होती है, स्टार रेटिंग होती है या अंक दे करके आपकी रेटिंग की जाती है, तो उससे भी पता चलता है कि हाँ आप विषय को कितना समझ पाए हैं।
उसी प्रकार से जब आप अपने विषय को लिखते हैं सत्रीय कार्य में, सत्रीय कार्य हिंदी में बोलते हैं असाइनमेंट को, तो जब असाइनमेंट आप लिखते हैं तो असाइनमेंट लिखते हैं तो कायदे से, मैं तो शुरू से पहले साल से ये बात कहता रहा हूँ कि असाइनमेंट जब भी आप लिखिए तो हम देख रहे हैं कि बच्चों में एक बहुत ही माल प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है कि इंटरनेट खोल लिया, गूगल खोल लिया और गूगल से कहीं टॉपिक मिल गया तो बस लग गए उतारने में। ये कोई तरीका थोड़ी है पढ़ने समझने जानने का। अरे ठीक है, गूगल पर मटेरियल है, गूगल पर मैटर है, तो गूगल पर मैटर होने से क्या आपको लाभ है भाई? लाभ तो आपको तब है जब आप उसे समझें, आप उसे जानें, आप उस पर कुछ अपनी बात रख सकें, आप उसके पक्ष का सही इस्तेमाल अपने जीवन में, समाज में कर सकें, तब तो उसका होने का मतलब है। वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन आपके किस काम का है? गूगल पे बहुत कुछ है, आपके किस काम का है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गूगल के सहारे असाइनमेंट ना करें, विषय को पढ़ें, अच्छी तरह से समझ लें, समझने के बाद फिर हमारा पूरा प्रयास हो कि हम उस पूरे समझे हुए विषय वस्तु को कुछ पॉइंट में डिजाइन कर लें और उनके आधार पर फिर सत्रीय कार्य में आए तो अपने आप लिखें। तो अपने आप लिखेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता का प्रदर्शन होगा, हमारा सही मूल्यांकन होगा, और ये करना चाहिए। आपको झूठे नंबर क्यों चाहिए भाई? आप इंटरनेट से उतार करके सोच रहे हैं कि हम टीचर के सामने प्रस्तुत करने, टीचर कहेगा अरे वाह बहुत अच्छा लिखा। अरे बहुत अच्छा क्या लिखा है? आप उससे ख़राब लिखिए, लेकिन अपने आप लिखिए, तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने अपने लेवल पे कोशिश की है और बहुत शानदार लिखा है। और बच्चे की लिखावट और बच्चे की लेखनी और बच्चे की जो काबिलियत है और बच्चे की समझ जो है वो काबिल तारीफ़ है। और मेरे जैसा टीचर तो इस तरह की स्थिति में आपको गूगल के उतारे हुए से बहुत ज़्यादा नंबर देगा। आपका थोड़ा कम अच्छा लिखा होगा, लेकिन अपने आप लिखा होगा। तो इसीलिए मैंने इसका सत्रीय कार्य भी आपको बना के दे दिया है, आपके सामने डिस्प्ले पर है।